बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं 7 से 8 सना हाशमी के साथ और मुझे कहते हैं सना हाशमी। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। सियासी हालात और वाक़यात आप सबके सामने हैं, लेकिन इसके साथ साथ आज कुछ इंपॉर्टेंट खबरें हैं जिस पर यकीनन अपडेट रहना हमारे लिए भी बहुत ज़रूरी है और हमारे नाज़रीन के लिए भी। आसिफ अली जरदारी के लिए नाअहली की दरख्वास्त जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से लगवाई गई है और इस दरख्वास्त के अब जो सूरत हाल है उसमें बहुत आज इंटरेस्टिंग रिमार्क्स भी देखने में आए इस्लामाबाद हाई कोर्ट के। यकीनन उस पर भी बात होगी। कहा गया है जो वकील उस्मान डार हैं उनसे कहा गया कि ये सियासी लड़ाइयां जो हैं कम से कम अदालत लेकर मत आएं, आप पार्लियामेंट को मुस्तहकम करें। ये कहना था जस्टिस अतहर मनुल्लाह का, जो कि चीफ जस्टिस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के। इसके साथ साथ हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने आसिया बीबी की बरियत के खिलाफ जो नजरसानी की अपील थी उसको मुस्तरद किया है। इस खबर पर भी मजीद क्या चीजें अपडेट्स हैं उसको भी हम आज आपके साथ शेयर करेंगे। इसके अलावा लाहौर हाई कोर्ट में जो है शहबाज शरीफ की जमानत का जो मामला है इसको डेली बेसिस पे अब कहा गया है कि इसकी हियरिंग होगी। किन ग्राउंड्स पे ये बातें सामने आई हैं और इसके लिए जाहिर है जो वकील हैं उनके अपने कुछ मौक़िफ़ हैं वो भी आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे और कोशिश करेंगे कि रिपोर्टर से भी अपडेट लें कि आज सारा दिन इन इंपॉर्टेंट हियरिंग्स में क्या कुछ होता रहा। इसके साथ साथ सानिया साहिवाल को जैसे जाहिर है कोई भी नहीं भूला, इसी तरह हम भी नहीं भूले हैं। आज कायमा कमेटी बराए दाखिला का इजलास था और इस इजलास में न सिर्फ ये कि सेनेटर्स मौजूद थे जिसमें रहमान मालिक साहब, सेनेटर जावेद अब्बासी साहब, सेनेटर मियां अतीक और दीगर भी मौजूद थे। कायमा कमेटी ने जो जाहिर है जो मकतूलीन है उनसे बात की, उनसे पूछा, लेकिन मकतूलीन की जानिब से बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं आबदीदा होकर ये बात कही गई कि जो ज़ीशान की वालिदा हैं उन्होंने कहा कि मेरे बेटे को एक तो मार भी दिया गया और उसके बाद उसको दहशतगर्द भी कहा जा रहा है जो हमारे लिए काबिल कबूल नहीं है। तो सेनेटर रहमान मालिक आज का शो में हमें ज्वाइन करेंगे, सेनेटर जावेद अब्बासी साहब ज्वाइन करेंगे, उनसे भी जरा जानेंगे कि दाखिला की कमेटी ने इस मामले को किस पैराहे में देखा है। सबसे पहले खबर पर अपडेट लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आसिया बीबी की बरियत के खिलाफ नजरसानी अपील को मुस्तरद किया है। मजीद इसी पर हमें अपडेट करेंगे इस्लामाबाद से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अहमद। जी अहमद, आज सुप्रीम कोर्ट में ये इंपॉर्टेंट हियरिंग थी, क्या रिमार्क्स थे जजेस के और क्या कहा गया फैसले में? जी बिल्कुल, ये आसिया बीबी की बरियत के खिलाफ नजरसानी दरख्वास्त की समाअत थी जिसकी चीफ जस्टिस की सरबराही में तीन रुकनी बेंच ने समाअत की। शुरू में समाअत के आगाज़ में जो कारी सालिम के जो वकील हैं उन्होंने ये दरख्वास्त की कि इस पर लार्जर बेंच तश्कील दिया जाए, ताहम अदालत ने उनकी इस दरख्वास्त को कबूल ना किया और कहा कि आप केस के जो फैसला है उसके मेरिट्स पर बात करें, ये बताएं कि फ़ैसले में क्या कानूनी हुक्म छोड़ दिए गए थे या क्या फ़ैसले में ऐसी गलतियाँ हैं जो कर दी गई। उसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने खुद ही नुक्ता ब नुक्ता जो है वो उनको लेकर आ गए। पहले जो है वो ये बताया गया कि जो आसिया के खिलाफ जिन खवातीन ने बयानात दिए उनके बयानात में तजादात थे। पहले उन्होंने कहा कि ये बयानात 2 औरतों के सामने थे, उसके बाद अपने दूसरे बयान में उन्होंने कहा कि 20 से 25 औरतों के सामने आसिया ने बयान दिया। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि आप बताएं कि फिर क्या ये कोई जलसे से खिताब हो रहा था कि जो इतने लोगों से आसिया ने बयान कर दिया। उसके बाद चीफ ने कहा कि जो बयानात जो कारी सालिम की जानिब से दिए गए जो दरख्वास्त गुजार थे, जब उन्होंने FIR का इंदराज करवाया उसमें भी बहुत से तजादात पाए गए। उन्होंने पहले कहा कि उन्होंने किसी पुल पर एक पुलिस वाले के हाथ में पकड़ाई दरखास्त, उसके बाद उन्होंने कहा कि वो उन्होंने पुलिस स्टेशन में जाके दर्ज करवाई। उसके बाद उन्होंने ये कहा कि जो मजमा इकट्ठा हुआ था, जो जाए वकूआ था, उसमें भी बहुत से तजादात पाए गए। कुछ लोगों ने कहा कि मजमा इकट्ठा हुआ, कुछ ने कहा नहीं हुआ। तादाद में भी उसके जो है वो काफ़ी ज़्यादा गवाहान के जो बयानात थे उनमें मुतजाद बयानात सामने आए। इसके अलावा चीफ जस्टिस ने बरहमी का इज़हार करते हुए ये भी कहा कि आप कहते हैं कि काबिल एतबार गवाह थे, तो आप पहले अपने गवाहान की हैसियत को भी देख लें। क्या आपके गवाहान की हैसियत पे हम एक बंदे को मौत की सज़ा सुना सकते हैं? चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि आप तमाम इस्लामी लोग हैं, हम आपके बारे में कोई बात नहीं करना चाहते। अगर ये हसास केस ना होता तो आप तमाम लोग जितने भी हैं उनको झूठी गवाही देने की बुनियाद पर समरी ट्रायल उनका करते और उनको उम्र कैद की सजा सुनाते। यानी बड़े हार्श रिमार्क्स भी आए हैं इस केस में, बहुत हार्श रिमार्क्स भी हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने यह भी कहा कि दरख्वास्त गुजार फैसले में एक भी गलती को साबित नहीं कर सके और इसके बाद आसिया बीबी की सजा को कलअदम करार दिया और दरख्वास्त को मुस्तरद किया। राइट अहमद? जी बिल्कुल ऐसा ही हुआ। चीफ जस्टिस ने मुतअद्दिद दफ़ा ये कहा, बल्कि एक जगह पर तो चीफ जस्टिस साहब ने यहाँ तक भी कह दिया जो वकील थे उनसे मुकालमा करते हुए कि आप अगर एक नुक्ता भी फैसले में ऐसा बता दें जो रिकॉर्ड में मौजूद हो और हमने ना देखा हो तो इसी वक्त मैं इस नजर सानी की दरख्वास्त को कबूल करूँगा और हम इसे नजर सानी के लिए लगा लेंगे। और मुतअद्दिद दफ़ा वो कहते रहे वकील को कि आप मेरिट पर बात करें, क्योंकि ये नजर सानी की दरख्वास्त थी तो नजर सानी में स्कोप बहुत लिमिटेड होता है, फैसले के अंदर कदगन बतानी होती है, तो वो फैसले पर कोई बात इसमें जाहिर है
नहीं साबित कर सके कि उनको फैसले में क्या सुकम नजर आ रहा है। वेल, थैंक यू वेरी मच मोहम्मद अहमद। इंपॉर्टेंट केस था सुप्रीम कोर्ट का। आसिया बीबी की सजा को कलअदम करार देते हुए रिहाई के खिलाफ अदालत सानी अपील दायर की गई थी और ये अपील जो है ये मुद्दई थे इसके कारी अब्दुल सलाम साहब, लेकिन आज इनकी जो दरख्वास्त है इसको मुस्तरद कर दिया गया है। थोड़ा सा बैकग्राउंड अगर याद ना हो तो ये वाकया जो है ये पेश आया था जून के महीने में और सन 2009 में, लेकिन 31 अक्टूबर 2018 को जो कि लास्टली चीफ जस्टिस हैं साकिब निसार साहब और उनके हमरा 3 रुकनी बेंच ने मुत्तफिका तौर पर आसिया बीबी के खिलाफ जो है केस खारिज करने और उनकी रिहाई का हुक्म दिया था। दीज आर द बैकग्राउंड्स फॉर द आसिया बीबी केस। वेल, अनदर केस जिसके ऊपर आज हमने देखा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बहुत ज्यादा बात हुई है। जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने यह कहा है उस्मान डार के वकील को कि आप ये साबित करें कि हम ये केस आखिर क्यों सुने, केस है आसिफ अली जरदारी साहब की नाअहली का केस। नाअहली कैसे हो, क्यों हो और क्या ये इतना इंपॉर्टेंट भी है कि इस वक्त हम सुने, क्योंकि हमारे पास और बहुत सारे मुकदमात हैं जो जेर इल्तिवा हैं। यहां तक कहा जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने कि बेशुमार लोग जेलों में हैं और हम उनके केसेस पहले सुनेंगे ना कि ये नाअहली का केस सुने, लेकिन आप फिर भी हमें कन्विंस करें और हमें बताएं कि ये केस क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। महापारा बुखारी हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट से हमें अपडेट करेंगे और बताएंगी कि आसिफ जरदारी की नाअहली की दरख्वास्त समाअत जो है वो मुकर्रर भी की गई है। आज उस्मान डार के वकील से जो मुकालमा हुआ है उसमें क्या कुछ कहना था, कोशिश हमारी ये थी कि उस्मान डार साहब से भी बात हो। अदालत को अब ये बात उस्मान डार साहब के ऊपर है कि वो अदालत को मुतमईन करें कि उन्होंने ये दरख्वास्त क्यों लगाई है। महापारा अपडेट कीजिएगा, आज ये बड़ी इंपॉर्टेंट हियरिंग रही है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। फ्रेम लूज कर दें इस्लामाबाद। महापारा आप हमें सुन सकती हैं, बताइए। आसिफ जरदारी जी, महापारा आवाज आ रही है आपको? हाँ जी सना, आज अगर आपको मैं दिन की आसिफ जरदारी के केस के हवाले से बताती जाऊँ तो आज भी जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने उनके एतराज़ात जो थे वो दूर कर दिए हैं। जो उन्होंने कहा था कि आप जो रजिस्ट्रार था जिसने एतराज़ात लगाए हुए थे कि ये आप जो है इलेक्शन कमीशन की तरफ जा सकते हैं, पार्लियामेंट में बैठ के ये चीज़ें हल कर सकते हैं, आप हमेशा यहाँ पे ही क्यों आते हैं। तो आज उनको एतराज़ात दूर करते हुए जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने उनका जो केस था उसको सुना तो सही, लेकिन साथ उन्होंने ये भी कहा कि अगर ये एतराज़ात लगाए गए थे तो ये इनमें हर्ज किया था, लेकिन ये होगा कि ये आपकी जो दरख्वास्तें थी इनकी समाअत हमने मुकर्रर कर ली है, लेकिन आपने अब ये इसी नुक्ते पे बताना है कि ये किन बुनियादी जो तरजीहात हैं लोगों के इंटरेस्ट के लिए हैं या क्या वजह है जो आप इस पे इसके खिलाफ जो है आपने दायर की है। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि ये जो मामलात हैं ये पार्लियामेंट में हल होने चाहिए। यहाँ पे और भी बहुत ये तो वो रिमार्क्स है ना महापारा जो जस्टिस अतर महापारा ये वो रिमार्क्स हैं जो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दिए। जरा हमें ये बताएं हमारे नाजरीन को कि वकील उस्मान डार ने क्या कहा, किन ग्राउंड्स पर वो ये दरखास्त लेकर आए हैं। जी, वकील उस्मान डार ने यही कहा था कि हम पहले जो है इलेक्शन कमीशन की तरफ हमने रुजू किया, लेकिन उन्होंने इस पे कोई अमल दरामद नहीं किया, ना ही इसको सुना। तो फिर हम सुप्रीम कोर्ट की तरफ गए, वहाँ पे भी एतराज़ात लगा दिए गए। तो हमारी ये जो दरख्वास्त है सर, अगर मैं आपको ये बताती जाऊँ तो ये बेसिकली जो PTI के लोगों का मौक़िफ़ था वो यही था कि वो ये शायद वो नवाज शरीफ के केस को अगर देखा जाए तो जिस तरह से उन्होंने एवन फील्ड रेफरेंस के जो असासे थे वो जो छुपाए थे जो डिक्लेयर नहीं किए, तो PTI के जो लेकिन इसमें तो कैटेगोरिकली यही बात है ना महापारा कि आर्टिकल 62(1)(f) यानी कि सादिक और अमीन रहने वाली जो बात है उसको मेंशन कर रहे हैं, राइट, इस दरखास्त में। जी बिल्कुल एग्जैक्टली वो यही बात मेंशन कर रहे हैं और उसी बात पे ही वो यही कह रहे हैं कि इन्होंने जो अपने असासे डिक्लेयर नहीं किए जो उनके लंदन के जो फ्लैट जाहिर हुए हैं। इसके साथ साथ उन्होंने उस्मान डार का ये कहना था, आज अपने बयान में बाहर निकल के उन्होंने मीडिया से भी ये गुफ्तगू की है, उस दौरान भी उनका ये कहना था कि उन्होंने अपनी जो 2 बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ हैं जो वो लंदन में यूज़ करते रहे हैं, जो उनको ज़ेर इस्तेमाल में लाते रहे हैं, उनको भी उन्होंने डिक्लेयर नहीं किया। तो इस हवाले से ये जो कागजात नामजदगी जो इन्होंने जमा करवाई थी इलेक्शन के दौरान, उस दौरान इन्होंने अपने असासे और ये जो गाड़ियां थी ये डिक्लेयर नहीं की। ठीक है महापारा, इसकी समाअत कब तक के लिए मुलतवी हुई है? आसिफ जरदारी की नाअहली की दरख्वास्त कब तक के लिए मुलतवी हुई है? इस सना अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। अभी उन्होंने दोबारा से ये एतराज़ात को दूर करते हुए उन्होंने यही कह दिया है, एक हुक्मनामा जारी किया जिसमें ये कहा कि दोबारा से इनकी जो दरख्वास्तें हैं मुकर्रर की जाए, तो उनकी जो सुनवाई है वो दोबारा से होगी, लेकिन
लेकिन साथ उन्होंने ये कह दिया है कि आप यही इसी नुक्ते पर बताएंगे कि लोगों का इंटरेस्ट क्या है, आप किस बुनियादी तरजीहात की बिना लेकिन ये हाँ बिल्कुल ठीक है, महापारा ठीक कह रही हैं कि ये कहा गया कि अदालत को मुतमईन करें और फिर ये बताएं कि ये क्या लार्जर इंटरेस्ट की जो बात हो रही है वो किस तरह से लार्जर इंटरेस्ट है। थैंक यू वेरी मच महापारा बुखारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट आसिफ जरदारी की नाअहली के लिए दरख्वास्त मुकर्रर। एक उस्मान डार साहब को ये साबित करना होगा अपनी दरख्वास्त के लिए कि नाअहली आर्टिकल 62 के तहत किस तरह से वो चाह रहे हैं और ये किस तरह से लार्जर इंटरेस्ट में बात जाती है। सो लेट्स सी कि मजीद इसके ऊपर क्या चीजें सामने आती हैं। जैसे जैसे अपडेट्स आएंगी हम आपको जरूर बताएंगे। लाहौर हाई कोर्ट में भी आज इंपॉर्टेंट दिन रहा और हमने देखा कि शहबाज शरीफ की जो जमानत की दरख्वास्तें हैं इस पर बात हो रही थी। आज अदालत ने जस्टिस मलिक शहजाद ने रिमार्क्स दिए कि 7 माह गुजर गए हैं और हम इसमें मजीद ताखीर नहीं होने देंगे, विच मीन के अभी तक नैब की जानिब से शायद वो शवाहिद नहीं पेश किए गए अदालत के रूबरू जो कि दरकार हैं। मजीद इस पर अपडेट ले लेते हैं। अबू बकर से हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं। अबू बकर, आज क्या हुआ है? शहबाज शरीफ की जमानत की दरख्वास्तों पर क्या कार्रवाई हुई है? जी शुक्रिया सना। आज लाहौर हाई कोर्ट में जो है वो मलिक शहजाद की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने जो है वो शहबाज शरीफ, अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की नाअहली के हवाले से जो है वो उनकी दरख्वास्त पर ज़मानत पर समाअत हुई, जबकि उनके हवाले से उन्होंने अदालत में उनके वकील ने जो है नैब के वकील ने यह मौक़िफ़ इख्तियार किया कि हमें 1 हफ्ते का जो है वो मोहलत मज़ीद दे दी जाए, जबकि नैब प्रोसिक्यूटर वारिस अली जंजुआ ने जो है वो अदालत को बताया कि 1 हफ्ते की मज़ीद जो है वो हमें चाहिए इन्वेस्टिगेशन के लिए मज़ीद। अदालत में जो है वो आज़म नज़ीर तारड़ शहबाज शरीफ के जो वकील हैं उन्होंने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि 64 दिन हो चुके हैं अभी तक और अभी तक नैब को कुछ भी नहीं मिला और जब बुलाया तब आए हैं और इतनी देर तो किसी दहशतगर्द का भी जो है वो रिमांड नहीं होता। अभी तक रिमांड पे रिमांड मांगा जा रहा है और साबित कुछ नहीं हुआ, जिसमें उन्होंने बताया कि अदालत जो है वो सख्त बरहमी का इज़हार किया नैब पे और उन्होंने कहा कि बताया जाए कि अभी तक आपने क्या इस पे जो है वो इन्वेस्टिगेशन की है और इन्वेस्टिगेशन के हवाले से जब बात की तो एक चीज अबू बकर, इस केस में जब पैरागन हाउसिंग सिटी से हवाले से बात हुई तो ये कहना है वकील शहबाज शरीफ साहब का कि उनका इससे ताल्लुक ही नहीं है, वो ये बात कह रहे हैं। आज़म नज़ीर तारड़ को भी कॉल पे ले अदालत में यही इख्तियार किया कि जी उन्होंने यही मौक़िफ़ इख्तियार किया कि हमारा जो है वो पैरागॉन से किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है। अदालत ने कहा कि जब पैरागॉन के हवाले से बात की गई तो आपका जो है वो नैब ने नाम नामजद किया है और आप पे ये इल्ज़ाम है कि आपने जो है वो अपने फ़ायदे के लिए ठेके मनसूख किए और अपनी मनपसंद कंपनी जो है अबू बकर, आप हमारे साथ लाइन पे ही रहिएगा। मजीद इसकी प्रोसीडिंग के हवाले से हम आपसे जानेंगे। आज़म नज़ीर तारड़ एडवोकेट वकील शहबाज शरीफ साहब ने हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन कर लिया। आज़म साहब बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, थैंक यू। आज़म साहब, बड़ा क्लियरली क्वेश्चन है। आज आपने ये कहा कि पैरागॉन सिटी से जो पैरागन हाउसिंग सिटी का प्रोजेक्ट है उससे शहबाज शरीफ साहब का कोई ताल्लुक नहीं है। इसके अलावा भी आप कह रहे हैं कि ये केस जो है बहुत लिंगर ऑन हो रहा है। दरखास्तों की जमानत पर आज क्या मौक़िफ़ अपनाया था आज आपने लाहौर हाई कोर्ट में जब ये प्रोसीडिंग चल रही थी? तो देखिए जी, ये पहले दिन से यही मौक़िफ़ है कि ये जो आशियाना हाउसिंग स्कीम का प्रोजेक्ट है, जी सर, पहली बात तो ये है कि इसका पैरागॉन से कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है, जॉइंट वेंचर था 3 कंपनीज का जिन्होंने वो ठेका हासिल किया। ठीक है, और शहबाज शरीफ साहब बतौर चीफ मिनिस्टर पंजाब सिर्फ चीजों को ओवरसी करते थे, बाकी जो PLDC जो लैंड डेवलपमेंट कंपनी और LDA इंडिपेंडेंट बॉडीज है वो सारा देख रहे थे टेंडरिंग प्रोसेस। और हमने ये भी बताया कोर्ट को कि नैब इंक्वायरी से बहुत पहले 8 माह पहले ये कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया गया था क्योंकि ठेकेदार उसकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं थे कर रहे। अच्छा, तो हकीकत में ये जो कहते हैं ना कि 14 अरब का फ्रॉड हो गया, ये वाहिद केस है जिसमें सरकार की 1 इंच जमीन नहीं गई और 1 रुपया अदायगी नहीं हुई ठेकेदार को। अच्छा। उल्टा उसका 25 करोड़ का परफॉर्मेंस बॉन्ड आज तक लिटिगेशन में पड़ा है। तो ये बात जब अदालत ने सुनी और उन्होंने रिकन्फर्म किया रिकॉर्ड से और वहां पे जो मौजूद लोग थे उनके लिए ये बड़ी बाइसे हैरत थी कि नैब अथॉरिटीज जिस तरह से ये कहानी सुनाते हैं कि जी 14 अरब का, वो कौन से 14 अरब है और वो कौन से 61,000। तो इसके साथ साथ आज़म साहब ये भी तो नुक्ता हो सकता है ना कि आपकी जानिब से वो तमाम फाइंडिंग्स भी दी जाएं कि उस दौरान शहबाज शरीफ किस तरीके से पैरागॉन को हैंडल कर रहे थे या आशियाना को हैंडल कर रहे थे, ये फैक्ट्स दिए गए हैं अदालत के सामने।
जी बिल्कुल दिए गए हैं जी। पहली बात मैं दोबारा कहूं कि पैरागॉन का इस प्रोजेक्ट से कोई ताल्लुक नहीं। ठीक है, ओके, ये आज आपने ये बात कोर्ट के सामने भी कही है, और ये बात डॉक्यूमेंट से भी है, और यही बात नैब ने आज तक बजरिया डॉक्यूमेंट साबित नहीं की। वो कहते हैं कि पैरागॉन के जो डायरेक्टर थे जी, उनके एक भाई है जिनका इस जॉइंट वेंचर 3 कंपनीज में एक कंपनी में 20% शेयर था। देखिए मेरे भाई अपना इंडिपेंडेंट कारोबार करते हैं, किसी और शहर में रहते हैं, तो मैं उन्हें कैसे मजबूर करूं कि वो मेरे कारोबार से मुंसलिक हो जाए। ओके, और वो भी टोटल 3 कंपनीज में से एक कंपनी की छोटी शेयर होल्डिंग थी उसकी। ओके, दूसरी जो असल बात थी वो हमने यही बताई है कि इस प्रोजेक्ट में सरकार का ना 1 रुपया लगे और ना सरकार का 1 मरला जमीन गई। ये पब्लिक एक्सेस, लेकिन इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटी होने की वजह से शहबाज शरीफ साहब ने उसको इन्फ्लुएंस तो किया होगा। साद रफीक साहब देख रहे थे या दीगर देख रहे थे पैरागॉन को, लेकिन इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटी तो चीफ मिनिस्टर के हैसियत से शहबाज शरीफ साहब थे। देखिए आपके या मेरे कहने से तो नहीं होगा ना, ये जब तक ये चीजें रिकॉर्ड पे नहीं है। ओके, रिकॉर्ड पे नहीं है। असल बात जिसे हम नजरअंदाज कर रहे हैं वो ये है कि अगर पैरागॉन को फायदा देना था या साद रफीक को फायदा देना था तो शहबाज शरीफ साहब ने अपनी हुकूमत में नैब की इंक्वायरी शुरू होने से 8 माह पहले, जब कोई कंप्लेंट नहीं थी नैब ने जी, ये ठेका कैंसिल किया, इसलिए कि जो जॉइंट वेंचर के पार्टनर थे, जो कंसोर्शियम था, वो अपने हिस्से की परफॉर्मेंस नहीं था कर रहा, और उनके 25 करोड़ रुपए की जो बैंक गारंटी थी उसको कोर्ट पे ले गए कि जी इन्होंने हमारा काम नहीं किया, ये हम गलत कर रहे हैं भटके सरकार। ओके, नाउ आजम साहब अब ये चीज आ गई है, अगर मियां शहबाज शरीफ मिले होते इस सारे मामले में और वो फेवर दे रहे होते तो वो मतलब आप कह रहे हैं कि पैरागॉन को आशियाना की बात नहीं, लेकिन पैरागॉन में इनोसेंट है शहबाज शरीफ साहब, एज पर योर स्टेटमेंट। आशियाना में मैं बात नहीं सुन सका आपकी। मैंने कहा आशियाना में नहीं, लेकिन पैरागॉन में इनोसेंट साबित हो रहे हैं शहबाज शरीफ साहब। आप कह रहे हैं इन्फ्लुएंस नहीं हुए इस तरह से। नहीं, पैरागॉन में तो शहबाज शरीफ साहब ना मुल्ज़म है ना उनके खिलाफ रेफरेंस है। शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ सिर्फ एक रेफरेंस है और वो आशियाना पे है। ओके, नाउ इस वाली सिचुएशन में दरख्वास्त आजम साहब, अब जो है जमानत पर दरख्वास्तों का रोजाना की बुनियाद पर समाअत करने का कहा गया है, इस पर आपकी क्या अभी तक की क्या आप लोगों ने ग्राउंड्स तय किए हैं इस मामले पर? जी, ग्राउंड आज हमने बड़ी तफसीली बहस की है, डॉक्यूमेंट्स के जरिए कोर्ट के सामने सारी बातें रखी हैं और नैब ने मोहलत तलब की है। उन्होंने कहा कि जी हमें 2 दिन दिए जाएं। हमारी तैयारी नहीं है, और हालांकि नैब पिछले 1 साल से इस केस को लेके बैठी है। 64 रोज का रिमांड लिया गया लीडर ऑफ ऑपोजिशन का, उसे जिस्मानी रिमांड पे रखा गया, और अब उसके उनको जुडिशियल करने के बाद भी 3 माह हो चुके हैं। ठीक है, तो नैब को रिस्पॉन्सिबली बिहेव करना चाहिए। वो एक इंडिपेंडेंट एजेंसी है, वो फ्रीक ना बने। वो तो लगता ये है जैसे ये देहात में जाती दुश्मनियां होती है ना, तो वो लोग हर तरह के हरबे इस्तेमाल करते हैं। लेकिन फैक्ट्स इतने सादा भी नहीं है आजम साहब। थैंक यू वेरी मच, आपने अपना बताया मौक़िफ़ भी, यकीनन आज अदालत के सामने भी ये प्रोसीडिंग रही। अबू बकर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। क्विक ब्रेक लेने का कहा जा रहा है, ब्रेक के तो सानह साहिवाल आखिर क्या एक बंद फाइल बनती जा रही है या नहीं, फैक्ट फाइंडिंग्स क्या कहती हैं? आज कायमा कमेटी बराए दाखिला के रूबरू जब ये तमाम मक़तूलीन पेश हुए तो उन्होंने क्या मौक़िफ़ अपनाना? राइट आफ्टर दिस ब्रेक यू वॉचिंग 7 से 8। वेलकम बैक नाजरीन, हम ब्रेक पर थे और ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आपसे कहा कि सानह साहिवाल के मामलात जो हैं वो अनफोल्ड स्टोरी एक जानिब हो रही है और दूसरी जानिब ये कहा जा रहा है कि गुत्थी है जो सुलझ नहीं रही है। बाज़ लोगों का ये भी कहना है कि शायद फ़ाइल बंद होने जा रही है, लेकिन फ़ाइल कैसे बंद हो सकती है? आज कायमा कमेटी बराए दाखिला के रूबरू मक़तूलीन के तमाम ही लोग वहाँ मौजूद थे, चाहे वो ज़ीशान की वालदा हों, उनके भाई हों या फिर खलील के मक़तूलीन हों। यकीनन उन लोगों ने अपने ख़दशात और अपनी तमाम तर बातें जो हैं वो दाखिला कमेटी के सामने रखी हैं, लेकिन जो फाइंडिंग्स हैं उस पर दाखिला कमेटी कितनी कन्विंस है अभी तक की, ये जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इस वक्त हमारे साथ सेंटर रहमान मलिक मौजूद हैं, वाया DSNG। सर को वेलकम करते हैं। मलिक साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए।
जी मैडम सना इशरत, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू वेरी मच सर। मलिक साहब, आज हमने देखा कि आपने बहुत बोल्डली इनिशियली, अगर हम बात करें दाखिला की जो कमेटी है, आप लोगों ने बहुत रैपिड रिस्पांस दिया था इस साने के हवाले से। आज जब आपकी मुलाकात हुई है मकतूलीन से, क्या उनका कहना था, क्या आप सुन पाए उनको, क्या ऐसी चीज़ें थी जो अभी तक मीडिया नहीं दिखा सका या सामने नहीं आ सकी फाइंडिंग्स में, जो आपके सामने आई हूँ? मैं सना आज जो एक प्रॉपर प्रोसीजर को मैंने कंडोन करते हुए पूरी मीडिया को ये पूरी कार्रवाई लाइव करने की इजाज़त दे दी थी। आई नो। और वो सब चैनल ने तकरीबन उसको लाइव किया। बिल्कुल ठीक है। नंबर 1। नंबर 2, ये जो वाक़या विद इन 6 आवर्स ऑफ दिस हैपनिंग, ये मैंने इसका नोटिस लिया था और मैंने डायरेक्ट चीफ मिनिस्टर पंजाब से बात की थी और उन्हें मैंने कहा कि अगर ये FIR दर्ज हुई है, उसमें क्योंकि नाम नहीं है जी सर जो भी मुल्ज़म है, तो उनके नाम डाल के जो वाकई इस टीम में मुलव्वस थे इस वाक़े में, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है। और मैं अप्रिशिएट करूंगा कि विद इन 24 आवर्स चीफ मिनिस्टर ने उनको अरेस्ट करवाया। जी। अब आगे बात दूसरी कि हमने आगे कैसे चलना है। जी सर। जो मेरा नोटिस लिया हुआ था वो मैंने कमेटी में लेके गया। कमेटी ने वो सारी चीज़ें डिस्कस करने के बाद हम हाउस में अपनी रिकमेंडेशन के साथ गए और पहली रिकमेंडेशन हमारी ये थी कि जुडिशल होना चाहिए और जो हमारी स्टैंडिंग कमेटी है उसने इजहार किया है तहफ़्फ़ुज़ात का कि GIT हम नहीं मानते। इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमने 41 क्वेश्चंस और प्लस ए सेट ऑफ अनदर 12 क्वेश्चंस रिगार्डिंग दिस इंसिडेंट गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को और फेडरल गवर्नमेंट को दिए। इस व्यू के साथ उसका जवाब आएगा। हमें जब IG हमारे यहाँ पेश हुए, होम सेक्रेटरी भी आए और फेडरल सेक्रेटरी इंटीरियर भी थे और दूसरे स्टेक होल्डर भी शामिल थे वहाँ पे, उन्होंने जो जवाब बात उनसे अभी तक इन्वेस्टिगेट हो चुके थे वो दिए, जो कि स्टैंडिंग कमेटी की जो इंटरनल रिपोर्ट है उसका हिस्सा बनते हुए कल हाउस में चले गए। कल वो पब्लिक हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक है। बेसिकली जब भी कोई कंप्लेंट होता है तो कंप्लेनेंट का राइट होता है कि उसको सुना जाए और उसकी बात को वजन दिया जाए जी। तो इसीलिए मैंने कल खुद बात की जलील साहब से, जो खलील साहब के भाई हैं और ज़ीशान के भाई हैं, उनसे और उनकी वालदा को आज हमने बुलवाया अपने सेनेट की ट्रांसपोर्ट पे, सेनेट के खर्चे पे, ताकि उनको कोई एक्स्ट्रा बर्डन ना डाला जाए। और उनसे फिर आज पूरा मौका दिया गया विद अ वेरी क्लियर एक रिक्वेस्ट के साथ कि बिल्कुल अगर कोई आप पे कोई किसी किस्म का दबाव है तो हमें बताएं, हम आपको सिक्योरिटी भी मुहैया करेंगे और आपका आने वाले वक्त तो दिनों में भी तहफ़्फ़ुज़ देंगे। तो उन्होंने फिर खुल के जो बात की उसके मुताबिक हमने ये भी कहा कि आप अपने मुतालबात भी बताएं और उन मुतालबात को के लिए तजावीज़ दें कि आप उनको कैसे ठीक करवाना चाहते हैं। उनका पहला मुतालबा था कि हम GIT पे यकीन नहीं करते। दूसरा मुतालबा उनका था जुडिशल कमीशन बनाया जाए। तीसरा उनका मुतालबा उनकी वालदा का था कि मैं 25 साल से इस किराए के घर में रह रही हूँ, मेरा बेटा कंप्यूटर का काम करता था, अगर वो टेररिस्ट था भी तो उसको मारा क्यों गया कानून के। उनमें पहले ही हमने ये कहा हुआ था कि जो ज़ीशान है इसके मुतल्लिक हमें टेररिस्ट होने के नाते हमें सबूत दें। अगर आप सबूत नहीं देंगे तो हम उसको टेररिस्ट नहीं मानेंगे, सिर्फ सेल्वियों के बेसिस पे। अगर वो टेररिस्ट था तो क्या कोई आपने ज़िमनी लिखी, क्या आपने कोई नोटिस दिया, क्या कोई FIR हुई या किसी ट्रायल में हुआ? एक बात चल रही थी कि जी यूसुफ रजा गिलानी साहब के जो बेटे थे उनके अगवा में ये मुलव्वस था, तो अगर मुलव्वस था तो क्या आप वहाँ मुल्तान में कोर्ट में गए इनको लेके? फैसलाबाद में अगर ये मुलव्वस था तो फैसलाबाद वाक़या में आपने इनको एंट्री कराई? नो। तो मेरा ख्याल है कि हमने ये जब जोर दे के पूछा और ये लास्ट मीटिंग भी हमने उन्हें यही कहा कि हमें इसका जवाब दें। उन्होंने 30 डेज मांगे हैं ये देखने के लिए और ये रिपोर्ट देने के लिए कि वाकई ज़ीशान टेररिस्ट था या नहीं था। मैंने पूरी कौम को आज यकीन दिलाया, मैंने लौहकीन को यकीन दिलाया कि ये कमेटी उस वक्त आराम से नहीं बैठेगी जब तक हम इसकी तह तक नहीं पहुंचेंगे, क्योंकि ये एक ऐसी ड्यूटी कौम ने दी है और कौम ने भरोसा किया हम पे, तो हम कौम को भी मायूस नहीं करेंगे और उनको लौहकीन को भी मायूस नहीं करेंगे। लौहकीन बड़े रीजनेबल थे, उन्होंने खुल के बात की और ख़ास तौर पे जो चीज़ें उन्होंने बताई कुछ हमारे सारे का सारा वो कमेटी का हिस्सा बन चुकी हैं और जो उनके खदशात हैं उन पे अमल दरामद करने के लिए हमने इंटीरियर मिनिस्ट्री को ऑलरेडी आज डायरेक्शन इशू कर दिए और जुडिशल कमीशन के लिए मैंने आज खुद लेटर प्राइम मिनिस्टर को उनकी
हैसियत, क्योंकि एक इंटीरियर मिनिस्टर की भी है, वो पोर्टफोलियो भी उन्हीं के पास है, तो उनको जो मैंने लेटर विद इन माई राइट्स एज ए चेयरमैन ऑफ द स्टैंडिंग कमेटी उनको रिक्वेस्ट की है कि वो इमीडिएटली जुडिशियल कमीशन बनाएं, और उनके जो लॉयक जितने भी आए हुए थे सेनेटर्स थे उसमें सब ने हमें ये एश्योरेंस दिलाई कि इंशाल्लाह जो आप कह रहे हैं ये होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। रहमान मलिक साहब, एक चीज और भी है, मुझे जरा ये बता दें कि ये सानिया साहिवाल की जो फाइंडिंग्स अभी तक आई हैं, जो JIT के मद में आई हैं, हमने देखा CTD ने बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन कर करके चीजें सामने आती रही हैं, इसकी सेटिस्फैक्शन को आप किस हद तक? जी देखिए जी, उन्होंने तो बहुत दफा बयान बदले जी सर, 8-6 दफा बयान बदले, उसका भी नोटिस लेते हुए हमने इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर कर दिया है। JIT स्टैंडिंग कमेटी ने मानी नहीं है, वो हमने सिर्फ उनकी जो रिपोर्ट हमने मांगी थी उसके सवालों के जवाब आए हैं, वो भी इंटरिम है जो कि हमारी रिपोर्ट का हिस्सा है, और फर्दर जो आज इन्होंने लॉयकीन ने कहा है वो भी एक रिपोर्ट का हिस्सा बनते हुए ये हाउस में पेश होंगे। और सर आज आपने ये कहा है कि ये जितने लोग भी इसमें मारे गए हैं ये सब शहीद हैं, ये स्टैंडिंग कमेटी की जानिब से, सेनेट की कायमा कमेटी की जानिब से कहा गया। आप एक बंदा जिनकी फैमिली चली गई है उनको आप कोई भी नाम दे दें, एक दर्दनाक मौत हुई है। मैं ये समझता हूँ कि जो खलील के मुतल्लिक बात है वो बिल्कुल ठीक है, हम वेट कर रहे हैं जो भी कोई इसका स्टेटस डिटरमिन करना है इसका अजीज शान का, जब उसका भी स्टेटस डिटरमिन होगा तो जो कहने की जरूरत पेश आएगी मैं जरूर कहूंगा। चेयरमैन साहब एक चीज और भी है, रहमान मलिक साहब, ये बात जो हम क्योंकि जाहिर है आपने इंटीरियर मिनिस्ट्री को खुद होल्ड किया है और आप चलाते रहे हैं, आपको सारी निटिग्रिटीज पता है, आपको मालूमात की हद से भी ज्यादा प्रैक्टिकल अप्रोच आप रखते हैं, जरा ये बताइए कि ये जो पुलिस रिफॉर्म्स की हम बात कर रहे हैं विद इन पंजाब और क्रॉस द पाकिस्तान, इसको आप किस तरह अलाइन करने की देख रहे हैं कि क्या पे लकुनाज हैं कि इस तरह से CTD को एक किसी भी तरह की उनको इंफॉर्मेशन थी और उन्होंने ठोक डाला, जिसे आप दूसरे वर्ड्स में कहें। मैडम CTD को एक साइड पे रखें, ओके, और हमें जो मैंडेट मिली है अपने हाउस से थ्रू ए रूलिंग, उसमें एक तो बच्चों की कफालत और बच्चों की वेलफेयर है, और तीसरा ये हमें पॉइंट ये कहा गया है कि हम रिपोर्ट दें हाउस को कि आने वाले वक्त में कौन से वो इक़दाम उठाए जाएं कि ऐसा वाक़या जैसे कि सानिया साहिवाल हुआ है आइंदा ना हो। इसके लिए कमेटी ने काफ़ी काम किया, लेकिन मैं थोड़े से आउटलाइंस आपको बता देता हूं कि पाकिस्तान के लॉ में, पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में इनकाउंटर का वर्ड है ही नहीं है। अब जो सेल्फ डिफेंस है या इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द ऑर्डर्स ऑफ द कोर्ट, द इम्प्लीमेंटेशन या रीइंफोर्समेंट ऑफ अरेस्ट, या किसी मॉब को चैलेंज करते हुए उसको इनकाउंटर करना, उसको देखना, इन सब के लिए SOPs बनी हुई हैं। लेकिन ऐसे मामले जहां पे हथकड़ी में लोगों को मार दिया जाता है या वो मर जाते हैं और उनको कस्टोडियन जब कस्टडी में होते हैं तो उसको भी पुलिस मुकाबला दिखाया जाता है। इसके लिए हम एक कानून वज़ा कर रहे हैं कि आइंदा ये चीज रिपीट नहीं होनी चाहिए। हथकड़ी लगे हुआ बंदा गोली नहीं चला सकता, ना उसकी कोई प्रैक्टिस होती है कि मुंह से फायर करे गन को मुंह में डाल के या कोई और तरीका करे। लिहाजा इन चीजों के लिए हम एक कानून बना रहे हैं कि अगर उस SOP की कोई अगर वायलेशन करेगा तो उसके खिलाफ भी 302 के तहत केस। रहमान मलिक साहब सवाल फिर वहीं पर आ जाएगा। रहमान मलिक साहब मैं आपकी कथा कलामी करते हुए सिर्फ ये पूछना चाह रही हूँ कि ये SOP अब आप डिजाइन कर रहे हैं, बट बीइंग इन द इंटीरियर मिनिस्टर, जब आप खुद भी थे और अभी भी आपकी अगर हम सिंध में बात करें तो गवर्नमेंट है, यहाँ पर भी इनकाउंटर आपने कहा मौजूद ही नहीं है, ये लफ्ज के इनकाउंटर नहीं कर सकते। हमने देखा है इनकाउंटर स्पेशलिस्ट यहाँ पर माने जाते रहे, राव अनवार साहब और दीगर इस तरह की एक फहरिस्त मौजूद है। हाउ यू सी अबाउट दैट? देखें जी, मैं अर्ज कर रहा हूं कि जो इनकाउंटर का लफ्ज है पुलिस मुकाबले कई दफा हो जाते हैं, और उसमें जो 20 जो आपका पुलिस ऑर्डर है उसमें अगर उसको स्टडी करें तो उसमें सेल्फ डिफेंस में काफी पावर्स हैं पुलिस के पास। हम उन्हीं को एग्जामिन कर रहे हैं कि उनको हम कैसे डाइल्यूट कर सकते हैं, और 18वीं तरमीम से पहले कोई पुलिस अफसर जो है वो फायर नहीं कर सकता था किसी इंडिविजुअल पे जब तक मजिस्ट्रेट का ऑर्डर नहीं होता था। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि अगर वो शिकाम बहाल कर सकें, और दूसरा जब कभी फायरिंग भी करनी पड़ती है पुलिस को तो उनको इंस्ट्रक्शंस होती हैं, हम भी रहे हैं इसी सिस्टम में कि वो डायरेक्ट सीने में या सर में गोली नहीं मार सकता, वो जख्मी करता है, ज्यादातर पैरों पे गोली होती है, थाई में होती है, ताकि वो जान से बचा रहे। तो बहरहाल मैं समझता हूँ कि ये एक चीज हाउस की अटेंशन में आ गई है, और मैं बसीयत चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी मेरी ये ड्यूटी लगी है और मैं इसको स्टडी कर रहा हूँ। बल्कि जो 2002 के जो रिफॉर्म्स कमीशन था
उसने भी गिला किया है कि उनके बहुत सी शिक्के इंप्लीमेंट नहीं हुई। मैं उनको भी बुलाया है, उनकी भी मैं हेयरिंग करूंगा। ठीक है रहमान मलिक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए, थैंक यू वेरी मच। आप साने साहिवाल के हवाले से हमें अपडेट कर रहे थे और कह रहे थे कि जो सूरत हाल है वो कह रहे हैं कि कायमा कमेटी जो है वो यकीनन उसकी फाइंडिंग्स देख रही है। की बात हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर हैं। अस्सलाम वालेकुम बीबी, आज आप पेश हुई थी कायमा कमेटी के रूबरू, क्या बात हुई वहां पर, आपने क्या बताया? मैंने इनको कहा था कि हमें इंसाफ चाहिए। ठीक है, हमारे बच्चे ऐसे नहीं थे, हमारे बच्चे ऐसे नहीं थे, आपने इनको मार दिया है, आप सबूत ढूंढ रहे। लेकिन ठीक है, अच्छा ये मुझे बताएं कि आपको पिछले दिनों भी बुलाया गया था, आज तो आप लोग गए, लेकिन इससे पहले भी आप लोगों को इस्लामाबाद बुला लिया गया था और वहां आपकी फिर किसी ने देखभाल नहीं की थी। आज आपने ज़ीशान के मामले पर क्या बात बताई है? कुछ आपके पास कुछ ऐसे कवायफ मौजूद हैं कि ज़ीशान क्या पढ़ता रहा, क्या करता रहा इन माहो साल में, जब वो जाहिर है इस तरह के वाकयात में मुलविस अगर नहीं है, तो आपके पास कुछ इस तरह की चीजें हैं जो आप दिखा सकें? हाँ जी, है जी। अच्छा, तो आपने आज कमेटी के सामने कोई ऐसी बात रखी, चीजें दिखाई उनको कुछ? ये चीजें तो उन्होंने नहीं मांगी, हमने उनको कहा ये नहीं, वो कंप्यूटर का काम करता था जी, और पहले वो पढ़ाता था किसी कॉलेज में, मैट्रिक के बाद उसने एक हमारे पास स्कूल था उधर पढ़ाता था, फिर कॉलेज था उधर लेक्चर देता था, फिर उसके बाद उसने एक दुकान डाली, दुकान को सस्ते चार्ज की वजह से आग लग गई, फिर उसने होम सेल का काम शुरू कर दिया, वो अपने घर में ही रखा। अच्छा, वो दुकानदार आते और ले जाते थे। लेकिन ये बात जो सामने आ रही है कि मैं नहीं कह रही, जो अभी तक चीजें आ रही हैं बीबी उस पर बात पूछ रही हूँ मैं, कि आपके बेटे के किसी दहशतगर्दों से राब्ते थे, आपने कभी महसूस किया हो कि आपके बच्चे में कोई तब्दीली हो या कोई ऐसी चीजें वो कर रहा हो जो आपकी नजर में ना आ रही हो? नहीं, हमें तो नहीं पता, ना ही हमने देखी है, ना ही वो करता था। अच्छा, क्योंकि हम घर आता था, सुबह उठता, नमाज पढ़ के तो बच्ची को छोड़ के आता स्कूल और लेके आता, फिर सब्जी लाता, घर के जो काम होते हैं वो करता था। 3 बजे वो मार्केट जाता था। ठीक है, फिर अच्छा, रात से 11 बजे आता था। हाँ, तो बीबी मुझे जरा ये बताएं कि इस वक्त जबकि आपके बेटे के लिए इन्वेस्टिगेशन हो रही है कि उसका कहां से और किन लोगों से राब्ता था, इस पर आपका क्या मौकिफ है, क्या मुतालबा है आपका? नहीं, उसका किसी के साथ कोई रास्ता नहीं है। अब इन्होंने मार दिया है, अब रास्ते बना रहे हैं, रास्ते पहले बना रहे थे जब जिंदा था। अब आप क्या कहती हैं, हुकूमत के लिए आपका कोई पैगाम है, कोई बात जो आप बारहा कह रही हैं मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर, क्या चाहती हैं इस मसले पर? मैं यही चाहती हूँ कि इसके ऊपर जो लेबल लगाया गया है वो उतार दें और हमें इंसाफ चाहिए बस। ठीक है बीबी, बहुत बहुत शुक्रिया। ज़ीशान की वालदा हमसे बात कर रही थी, कह रही हैं कि ये लेबल उनके बेटे के ऊपर से हटाया जाए, गर्दी का लेबल है, जो कि जाहिर है एक जहाँ तक फाइंडिंग्स आएंगी वो अपनी जगह मौजूद है, लेकिन जो एक ग्रीफ पार्टी है उसका मौके भी सामने आना बहुत ज़रूरी है। साने साहिवाल के हवाले से भी आगे भी बात करेंगे। जाहिर है सेनेटर जावेद अब्बासी साहब भी आज वहाँ मौजूद थे, उनसे बात करेंगे कि उन्होंने फाइंडिंग्स में क्या देखा। गो कि अब देखना यह है कि ये अनफोल्ड होती स्टोरी जो है कहाँ कहाँ उलझ रही है। राइट आफ्टर दिस ब्रेक यू वॉचिंग 7 से 8। वेलकम बैक नाज़रीन, हम ब्रेक पर थे और ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आपसे कहा था कि साने साहिवाल पर ही बात होगी। मकतूल खलील के भाई जो हैं जलील साहब, उन्होंने हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन कर लिया है। बातें ये भी सामने आ रही थी, कुछ मुतजाद थी या इसमें कहाँ किस हद तक सदाकत है, ये तो हम जलील साहब से पूछेंगे कि कुछ धमकियाँ मिल रही हैं शायद इस ग्रीफ पार्टी को या इस तरह के मामलात सामने थे। अब इस वक्त जलील साहब का क्या मौक़िफ़ है, क्या वो इस वक्त तक की जो तहकीकात हैं उससे मुतमईन है, क्योंकि इनकी पूरी फैमिली जो इस साने में यकीनन दुनिया से चली गई, तो इनको तो इनोसेंट भी कहा गया है। जलील साहब अस्सलाम वालेकुम। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आज आप कायमा कमेटी के सामने मौजूद थे, वहां आपने सबसे पहले तो ये जरा हमें हमारे सुनने वालों को बताइए कि वहां कैसा रहा, आप लोगों से क्या बात हुई, क्या पूछा गया और आपने क्या वहां पर चीजें बताई हैं?
दीवान पेश हुए जलील तो साहब, हमें उन्होंने बहुत अच्छा टाइम दिया जी हमारे जो आज़ाद थे हमने उनको बताए और बहुत अच्छी तरह उन्होंने सुना। आपकी बात को सुना उन्होंने, ठीक है जी आपकी पूरी बात को उन्होंने सुना जो वाकया इससे मुताल्लिक थी। जी 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 पूरी बात को सुना। ठीक है जो हमारे साथ बात थे मुतालबात थे उन्होंने वो हम बताए। ठीक है जलील साहब, ये जो खबर आ रही थी कि आप लोगों को शायद धमकियां मिल रही हैं या आप लोग अपने आप को सेफ नहीं महसूस कर रहे, इस बात में किस हद तक सदाकत है सर? जी जी मैम, हमें अभी तक तो कोई धमकी नहीं मिली। ठीक है सर। तो ये वकील साहब से होगी ये इसका मुझे नहीं पता क्या ओके होगा। अब आपने अपना वकील तब्दील कर दिया जलील साहब? जी हमने तब्दील कर। अच्छा वकील तब्दील कर लिया आपने। अब आपका क्या इस सारे वाकये के बाद, क्योंकि आपके पूरे घराने में जितने ज़ाहिर आपके भाई भाभी और आपकी भतीजी जो इस साने में दुनिया से गए हैं, आपकी पूरी फैमिली को इनोसेंट कहा गया है, अब आप क्या चाहते हैं? आपके अब क्या मुतालबात हैं? फाइंडिंग से मुतमईन है, GIT की अभी तक की रिपोर्ट से मुतमईन है, पोस्टमार्टम से मुतमईन है, या आप चाहते हैं कि इसका जुडिशल कमीशन बने? कमीशन बने। कमीशन बने आप चाहते हैं? GIT को हम नहीं मानते। अच्छा आप GIT को नहीं मानते? नहीं मानते। ओके, तो आप समझते हैं कि जुडिशल कमीशन से ही इंसाफ मिलेगा? इंशाल्लाह मिलेगा। ओके, इसके अलावा कोई ऐसी चीज़ जलील साहब जो आप समझते हो कि इस केस में इंपॉर्टेंस रखती हो, जो आप चाहते हो कि अगर वो उस जानिब कदम उठाया जाए तो मामला बेहतर हो सकते हैं और चीज़ें मुस्तकबिल में? कोई 2-4 थे, अब वो कहते हैं तो बता देता हूँ जो मुतालबात रखे हैं हमने। जी जी प्लीज़ बताइए। पहला है कि GIT की तरफ से दर्ज कराई जाने वाली FIR खारिज कर दिया जाए। अच्छा, GIT की जानिब से जो FIR लगवाई गई है वो खारिज कर दी जाए? हाँ जी ठीक है। हम GIT को नहीं मानते जब हमारे मुतालबात कानून के तहकीकात के जुडिशल कमीशन करवाई जाए। ठीक है, जुडिशल कमीशन, ठीक है। हाँ, दर्ज के तफ्सील से लाहौर की मुंतकिल की जाए और लाहौर में मुकदमा दायर किया जाए। ओके, लाहौर में इसको ये केस आगे जो है लाहौर में चलाया जाए, राइट? जी, हकीकी मुसलमान को मजरूर बच्चे और दीगर अनशादीन की बयानात की रोशनी में करारदा वाक़या सजा दिलाई जाए। ओके, इस सारे मामले की तहकीकात को जल्द से जल्द पाया तकमील तक पहुंचाया जाए, मुकदमे का फैसला किया जाए। ठीक जलील साहब, ये तो वो सिफारिशात हैं। हाँ, मीडिया में आकर बताया जाए कि किसके कहने पर किया गया, किसके प्लान किया गया, किसने फायरिंग की और किसने हुक्म दिया, मौका पर किससे फोन पर हदायत ली गई, उनको नाम FIR में दर्ज किए जाए। SSP CID जवाद कमर का नाम भी FIR में दर्ज किया जाए। ओके, ठीक है। इस दायरे में साहिवाल के 2000 अफसरान को ECL में डाला जाए। अच्छा, ठीक है। ओके, और जो FIR कटी है वो हमारे मुताबिक नहीं कटी। अच्छा, यानी कि जो आप FIR कटवाना चाह रहे हैं उसके मुताबिक नहीं कटी है और जो GIT ने कटवाई है वो खारिज हो जाए, ये तो आपका बुनियादी नुक्ता है। जी जी, ओके। उसमें आपने लिखा था उसमें भी हेरफेर किया गया, हमारी तरफ से जो FIR हुई, जो आपकी जानिब से थी उसमें भी हेरफेर किया गया। ठीक है। अच्छा, ये आज राहदारी रिमांड था उन तमाम तर लोगों का जिनको कस्टडी में हैं जो लोग जलील साहब, वहाँ आपकी मौजूदगी बहुत ज़रूरी है, तो अब आपका साहिवाल जाना होगा इस मामले पर। जी मैम, जैसे जाएंगे तो CBI वाले जिसने ये प्लान किया है, जिसने ये किया है, हाँ। तो वो खुद ही बताएंगे ये कौन अफसरान है। जैसे जब कोई भी ऑपरेशन होता है जी तो उधर हाजिरी आती है और गाड़ी का नंबर नोट होते हैं, ठीक है, सब जवानों के नाम लिखे जाते हैं। बिल्कुल ठीक है। ये तो कोई दुखा है ही नहीं ना। अच्छा जलील साहब, मैं बड़े भारी दिल के साथ ये सवाल आपसे कर रही हूँ, लेकिन ज़ीशान से आपके भाई के कैसे रवाबित थे और कब से थे, कुछ इस बारे में आपको मालूमात है? कोई नहीं मालूमात है हमारी। ठीक है। वो अच्छा। तो एक नजदीक मोहल्ले में रहते थे। ठीक है। हाँ जी, बस इससे ज्यादा कोई मालूमात नहीं है? नहीं।
अच्छा, दोस्ती आप लोगों का आपसी घर में आना जाना कुछ नहीं था ना, इस तरह का मामला तो कोई नहीं था? बस वो मोहल्ले में रहते थे, इतना वो कुछ नहीं देता हमने। ठीक है। और ज़ीशान के बारे में वैसे लोगों के क्या तासुरात हैं जो आपके महल्ले के हैं, कि वो कैसा आदमी था, कि उसको शुबा जो है उसके ऊपर दहशतगर्दी का, या बल्कि दहशतगर्द कहा जा रहा है उसको, मैं तो शुबा का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रही हूँ, इसमें किस हद तक आप समझते हैं कन्विंसिंग है, या ये बात आप समझते हैं कि ऐसा था उसके साथ? जी देखिए मैम, ये तो पूरे मीडिया ने बता दिया है, ठीक है, पूरे मोहल्ले पूरे इलाके ने ये वाज़ह कर दिया कि वो दहशतगर्द नहीं था। ओके, ठीक है जलील साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। और यहाँ पे प्रोग्राम का वक्त भी ख़त्म हो रहा है। सानिया साहिवाल, जैसे मैंने शुरू में कि एक जानिब तो यूँ लग रहा है कि शायद गुत्थियाँ सुलझ रही हैं, लेकिन दूसरी जानिब ये भी लग रहा है कि गुत्थियाँ जो हैं वो उलझ भी रही हैं। बहुत क्लियर चीज़ें हैं जो अभी जलील साहब हमें बता रहे थे कि जो GIT है उसकी जानिब से जो FIR दर्ज की गई है वो कह रहे हैं कि हम नहीं मानते, और हर सूरत में इसको इस हवाले से जुडिशल कमीशन जो है वो बनाया जाए, GIT की रिपोर्ट को भी हम नहीं मानते। देखना यह है कि आइंदा आने वाले दिनों में इस अहम तरीन साने के हवाले से, जो कि पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत का टेस्ट केस भी है, इसमें मजीद क्या हकायक सामने आते हैं और किस तरह से करार वाकई सजा, जो एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है, उन लोगों को दी जाएगी जिन्होंने इनोसेंट लोगों को इस बेईमाना तरीके से मारा है। सना हाशमी को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।